Good morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic Chapter number 9. Now इससे पहले हमने देखा था इस पॉइंट से पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप्स बताए थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, जिसमें बैलेंस के कोई टाइप नहीं है बट अनबैलेंस के टाइप है कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। दोनों का जो हमें टोटल मिलता है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए चलते हैं आगे। Factors influencing balance of payment means those factors which affect the import-export movement of capital, movement of factors of productions, investment, lending, etc. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ऑलवेज एंड ऑल टाइम इफेक्ट करते रहते हैं, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो मूवमेंट कैपिटल की है, जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मनी होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या शेयर मार्केट के अंदर कभी ज़रा सी कंडीशन में चेंज आता है तो लोग अपना पैसा वापस खींच लेते हैं। मूवमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, फिर आता है लैंडिंग। ये सारे के सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में चेंजेस आता है। इन अ नेशंस deficit or a surplus in the balance of payment can arises owing to such a factor। इनमें से कुछ फैक्टर्स के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो डेफिसिट होती है या तो सरप्लस होता है। The impact of such a factors usually depends upon the level of economic development. Such a factors usually depend upon the level of economic development of a country। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पीडअप के साथ हो रहा है तो वहाँ पर ये फैक्टर्स में भी स्पीडली बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिस कारण से मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस स्लो होती है, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं हो पाता। दैट्स वाई हियर इज़ टू स्लो प्रोसेस दैट्स वी कैन गेट द deficit loss। So some of these factors can be stated as under। चलिए देखते हैं वो फैक्टर क्या है। फर्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आप आसानी से जानते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को जिस रेट पर एक्सचेंज करते हैं वो एक्सचेंज रेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस या फिर तो चेंजेस आने के कारण भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस और डेफिसिट पे चेंजेस आता है। सपोज जैसे इंडियन रुपीज़ की डॉलर में बात की जाए, डॉलर का रेट कम ज़्यादा होता रहता है एज़ पर द इंटरनेशनल मार्केट। अगर डॉलर का रेट हाई हो जाएगा तो वहाँ पे हमें रुपीज़ कैसा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा। सो वी गेट्स द लॉस। और कई बार ऐसा होता है डॉलर की वैल्यूएशन कम हो जाती है तो हमें कैसा पे करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। सो वी गेट्स द प्रॉफिट और अ सरप्लस। सो दिस इज़ द एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट के रीज़न से भी हमें कई बार प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्रीज एंड इन फॉरेन कंट्रीज। whenever you wants to sell your goods in your domestic areas and in your country, then certain types of difficulties and problems you not faces because you are aware the conditions, customers, market and everything, बिकॉज इट्स योर कंट्री। आप वहाँ पे आसानी से कस्टमर को, उसके बिहेवियर को, टेस्ट, प्रेफरेंस सबको जानते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइस डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट अगर यही चीज़ फॉरेन कंट्री की बात की जाए तो फॉरेन कंट्री की सबसे पहले आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे चेंज हो जाते हैं। वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो क्वांटिटी को एडमायर करते हैं, क्वालिटी को एडमायर करते हैं, वो हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे प्राइस फिक्स करना और गुड्स का ट्रेडिंग करना इतना ईजी होता नहीं है। सो प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्रीज और इन फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट आता है वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। वैराइटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ ट्रेडेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो सेम थिंग्स है कि इंडिया के अंदर अगर आप सेल्स करते हो तो वैरायटी जो है गुड्स की वो कम होगी, और प्लस क्वालिटी का लेवल कैसा होगा, हमारे इंडिया का लेवल होगा। बट व्हेन वी एक्सपोर्ट द गुड्स एट इंटरनेशनल लेवल्स और आउटसाइड कंट्री, देन द वैरायटी एंड क्वालिटी बोथ द थिंग्स आर चेंज, क्योंकि वहाँ पे हमारे कंट्री की अकेली कंपनीज नहीं होती,
इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, बहुत सारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे एक साथ काम करती। सो वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन द वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स एट इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट होता है इनविटेबल्स इम्पोर्ट। कुछ ऐसा इंपोर्ट होता है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है वो इनविटेबल्स है, उसको हम चाह करके भी रोक नहीं सकते। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंपोर्ट हाई हो जाएगा और एक्सपोर्ट कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो गेट्स द डेफिसिट और अ लॉस। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक development of a country. Why we can say is that because when the level of economic development is high, then you can easily sell your goods at the international level, but the economic development is too low, तो आपके goods की quality बहुत लो हो जाते हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स कर सकते नहीं। सो इम्पोर्ट इज़ हाई बट एक्सपोर्ट इज़ नॉट टू हाई। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ ट्रेड। ट्रेडिंग के ऊपर अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अनदर कंट्री में भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। सो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ ट्रेड, डिफरेंट कंट्रीज आर डिफर, सो वी फेस द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है ट्रेड सपोर्टिंग्स फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस। ये फैसिलिटीज़ भी अगर उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम नहीं मिलती है तो भी उनका गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा नहीं। सो दिस टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टी फेसिंग एट इंटरनेशनल लेवल्स एंड आउट ऑफ दिस, इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम्स राइज होती है उस कारण से हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।